मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, हम लोगों ने अभी इंग्लिश प्रोज में 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं, तो वो अभी सफिशिएंट है। ठीक है, वो अभी उतना सफिशिएंट है। इंग्लिश ग्रामर को भी टच करते हैं, चूँकि 50 नंबर का ये भी आता है और 50 नंबर का हमारा प्रोज से पूछा जाता है, मतलब कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। यानी इंग्लिश को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी में पूरा ग्रामर पार्ट आता है और सेक्शन ए में लिटरेचर पार्ट आता है। आपको पता होगा लिटरेचर मतलब क्या होता है, साहित्य, है ना। तो साहित्यिक बात में हम लोगों ने 2 चैप्टर अभी ख़त्म कर लिए हैं, फिर आगे ग्रामर में कुछ चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से एक बार उस पर जुड़ जाएंगे लिटरेचर वाले पार्ट पर। तो सबसे पहले हम लोग आज किस बात पे चर्चा करेंगे? इंग्लिश 12th की ग्रामर की बात करेंगे। ये 12th के लिए है, ठीक है। ये सिनोनिम्स का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन दिए जाएंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे आपके पास? देखिए, ये जो मैं वोकैब वाला, इसको मैं नाम देना चाहूँगा वोकैब पार्ट। ठीक है, इस पूरे जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर को मैं एक नाम दूंगा जो सेक्शन बी में ग्रामर में आता है। इसको मैं कहूँगा वोकैब। इस वोकैब से आपको 14 नंबर का यानी 14 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने नंबर का? जी हाँ, बिल्कुल सुना आपने, सही सुना, 14 नंबर का मार्क पूछा जाता है। तो जब 14 नंबर्स का पूछा जाता है तो ये बहुत बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही सरल है। इस वजह से इसको आराम से समझिए और याद कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ याद करने के ऊपर है। अगर आप याद कर लगे तो आपको 14 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो इसमें कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और कैसे 14 नंबर आपको प्राप्त होंगे, कैसे यू कैन गेट द 14 मार्क्स इन इंग्लिश वोकैब पार्ट। तो आप कैसे प्राप्त करेंगे 14 नंबर वोकैब पार्ट में, तो ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ऐसे 14 नंबर हैं, ये कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है इसमें। जो 14 नंबर का जो मैं सेक्शन लेकर उठाया है, मैंने जो सेक्शन उठाया है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसको मैं बता देता हूँ एक बार आपको कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले सिनोनिम पढ़ेंगे, जो कि 3 सिनोनिम्स आपके एग्जाम में पूछ जाती हैं। ठीक है, और 3 के एक सिनोनिम लिखना होता है और जिसके 3 नंबर्स मिलते हैं, यानी 3 सिनोनिम पूछे जाएंगे, 3 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार सेम एज इट इज कि आपको 3 एंटोनिम्स दिए जाएंगे और मतलब 3 वर्ड्स दिए जाएंगे, उनके एंटोनिम्स बताना होगा। बस में 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जिसके सिनोनिम लिखना होगा, 3 वर्ड्स और दिए जाएंगे जिसके क्या लिखना होगा, एंटोनिम्स लिखना होगा। इसी प्रकार आप जानते होंगे सिनोनिम एंटोनिम तो समझते हैं ना, यानी कि समानार्थी शब्द और समानार्थी बोलते हैं, हाँ, समानार्थी या अनेकार्थी ऐसे कुछ करके बोलते हैं। और एक को बोलते हैं विलोम शब्द, एंटोनिम को बोलते हैं विलोम शब्द, और जिसके अनेक अर्थ हों उसे हम बोलते हैं सिनोनिम्स। मुझे पर्टिकुलर हिंदी नहीं याद है सिनोनिम्स की, शायद अनेकार्थी शब्द बोलते हैं या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जी बिल्कुल याद आ गया मुझको, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम से आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा, 3 नंबर का एंटोनिम से पूछा जाएगा, और 3 नंबर का आप जानते होंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं, जैसे कि मैं कहूँ वन हु स्पीक्स वेरी, जैसे कि मान लीजिए आप जानते होंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना, जानते होंगे ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वन हु इज डिलीवर द टास्क विथ अदर्स, उसे क्या कहते हैं? ऐसे पूछ लिया जाता है कि वन हु लिव्स ऑन पॉवर्टी, जो गरीबी रेखा के नीचे जीते उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, वन हु विच आर्मी नहीं, क्या कहते हैं, ऐसे ही मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ जाते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको पूरे तरीके से एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसके आपको उस पर वर्ड लिखना होगा कि ये किस वर्ड को डिनोट कर रहा है ना। जैसे लिख दिया जाए कि जैसे कैवेलरी एक वर्ड होता है, कैवेलरी एक वर्ड होता है, और एक वर्ड होता है आपको पता होगा कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब क्या होता है? कैवेलरी का मतलब होता है जो आपके घुड़सवारी होती है उसे बोला जाता है, जो घुड़सवारी सेना होती है उसे बोला जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ऐसी वो कौन कैवेलरी क्या है, तो आप बताएंगे जो ऐसी सेना जो किससे चलती हो, घुड़सवार, यानी कि घोड़े के ऊपर सवार होकर चलती हो। बात में उसे हम लोग बोलते हैं कैवेलरी। आपसे पूछा जाए इन्फेंट्री क्या होता है? इन्फेंट्री का मतलब होता है जो पैदल, यानी कि जो फुट पर चले, अपने पैरों से चले, उसे हम बोलते हैं पैदल सेना, यानी कि उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री बोलते हैं। बात समझ में? तो ऐसे पूछा जाता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए जाएंगे जिसको आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, और 3 नंबर के आपके होंगे। बात समझ में आई बात? वो सेंटेंस आपको गिवन होगा, उसके मात्र
सब्स्टिट्यूट करना होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब जानते हैं, विस्थापित करना, यानी कि किसी चीज़ को हटाकर एक मतलब इतने बड़े सेंटेंस को हटाकर आप एक छोटे से वर्ड पे रख दें तो उसे हम बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक शब्द द्वारा उसे सब्स्टिट्यूट किया गया, एक शब्द द्वारा उसे विस्थापित किया गया, बात समझ में आई। यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब एक शब्द द्वारा उसे विस्थापित किया गया, यानी कि उस पूरे सेंटेंस को हमने निचोड़ कर एक शब्द बना दिया, उसे हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी 3 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, 3 नंबर आपके सिनोनिम के और 3 नंबर आपके एंटोनिम के। कितने नंबर हो गए? 9 नंबर हो गए, ठीक। उसके बाद आपको पता होगा ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईडियम एंड फ्रेजेस को बोलते हैं शायद लोग मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ बोलते हैं। मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ बोलते हैं, तो जी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ बोलते हैं। जैसे लिखा जाए एट वंस विथ्स एंड, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। बिलोंग विथ, इसका मतलब क्या हुआ, अलॉन्ग विथ, इसका मतलब क्या हुआ, टुगेदर विथ, ये सब क्या है? ये ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, बात सुन नहीं। इसी में आता है वर्बल फ्रेज, ये 3 नंबर का आता है। ये आप इतना समझिए कि ईडियम एंड फ्रेजेस 3 नंबर का आता है। कितने हो गए? 12 नंबर। अब ये 2 नंबर कहाँ चले गए? 2 नंबर का आता है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स, होमो का मतलब होता है किसी चीज़ का सेम, फोन का मतलब होता है टोन, फोन का मतलब क्या होता है? टोन, और होमो का मतलब क्या होता है? सेम चीज़। तो जो एक ही प्रकार के साउंड निकालें, जैसे आपने लिखा, जैसे मैंने पढ़ाया था वहाँ पे वाइन, वाइन एक शराब होती है, WINE वाइन, जिसका मतलब होता है शराब होता है, और वाइन VINE इसका मतलब होता है क्या? जिसका मतलब होता है लताएं। तो ये क्या हो गया? ये होमोफोन्स हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते थे। तो आपको उसको क्या करना होता है? डिस्क्राइब करना होता है कि इसका अर्थ क्या है, यानी आपसे पूछ लिया जाए जैसे वाइन, इसका अर्थ बताइए, और VINE इसका अंतर बताइए। तो इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, बात में। तो ये 2 नंबर का हो जाता है। तो कितने नंबर का हो गया टोटल? 14 नंबर। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम लोग प्रायः मेनली सिनोनिम्स को लेकर चलेंगे, उसके बाद एंटोनिम, एंटोनिम के बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर ईडियम फ्रेजेस, उसके बाद होमोफोन्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एडेप्ट। इस एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। आपके सामने लिखा हुआ है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। जो लोग किसी चीज़ में निपुण होते हैं उसे बोलते हैं एक्सपर्ट। यू आर टू एक्सपर्ट इन रीडिंग, यानी आप बहुत अच्छे हैं किसमें? रीडिंग में, है ना। तो एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब होता है इस चीज़ का अच्छा होना, ठीक है, यानी कि स्किलफुल होना, यानी कि आपके अंदर निपुणता होना। क्या होता है? निपुणता। आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं निपुणना, है ना, निपुण, निपुण होना। स्किलफुल यानी निपुण होना, इसका मतलब हो सकता है आपका निपुण होना। एप्ट, इसका सिनोनिम कैसे याद रखेंगे कि ये एडेप्ट का मतलब निपुण होना होता है। तो ई यहाँ लिखा हुआ देखो, ई और ई, एक्सपर्ट बन गया ना, एडेप्ट एक्सपर्ट, एडेप्ट एक्सपर्ट। बाकी सिनोनिम, हाँ एक बात मैं बता दूं, एक ही वर्ड का सिनोनिम लिखना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाए एडेप्ट का सिनोनिम क्या, तो वहाँ पे 3-4 वर्ड नहीं लिखने, आपको सीधा एक याद होना चाहिए, क्या? एक्सपर्ट। क्या याद होना चाहिए? सिर्फ एक सिनोनिम लिखना होता है, ये नहीं कि 3-4 लिखने। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको नॉलेज होगा। तो मान लो अगर ये नहीं पूछ ले स्किलफुल क्या होता है, तब तो आप वहाँ बैठ गए कि अरे सर तो स्किलफुल ने पढ़ाया ही नहीं, सर ने तो स्किलफुल तो पढ़ाया ही नहीं, मुझे पढ़ाया था एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना, और स्किलफुल तो पढ़ाया नहीं सर ने। अब बताइए मैं कैसे करूँ? तो उस चीज़ के लिए मैंने इसको सिनोनिम को ज़्यादा बढ़ा दिया, एलोबरेट कर दिया, बात समझ में आई। जब आपको ज़्यादा वर्ड्स पता होंगे तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और ये सभी वर्ड्स जो इस साइड लिखे हुए हैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए, बात समझ में आई। एडेप्ट का मतलब एक्सपर्ट, ये सभी वर्ड्स, ये जो मैंने लिखा है 7 वर्ड, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एडेप्ट, इनको मैंने निचोड़ के निकाला है। कुछ ये करेले का जूस है, इसको पी लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। करेले का जूस क्यों? क्योंकि ये कठिन होता है थोड़ा सा याद करने में, ठीक है, जल्दी से भूल जाते हैं। एडेप्ट याद करने का तरीका बता रहा हूँ तो नहीं भूलेंगे। तो एडेप्ट ई का मतलब एक्सपर्ट, ठीक है, इससे मतलब क्या हो गया? एक्सपर्ट हो गया। एपोलॉजी, एपोलॉजी करते सर एपोलाइज कर दीजिए मुझे, यानी कि माफ़ कर दीजिए, है ना। पार्डन, पार्डन मतलब होता है क्षमादान करना, ठीक है। एक्सक्यूज, आप बोलते नहीं एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मतलब माफ़ कर दीजिए सर, है ना। तो रिग्रेट, इसका रिग्रेट तो एक बहुत दूर का सिनोनिम हुआ। रिग्रेट का असली मतलब होता है पछतावा करना, किसी चीज़ का पछतावा होना। आप रिग्रेट
यूज करते हैं। हालांकि ये इसका सिनोनिम है, लेकिन बहुत दूर का सिनोनिम है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक, एग्जैक्ट तो आपका पार्डन हो गया, एक्सक्यूज हो गया, रिग्रेट तो पछतावा होता है। ठीक है, चलिए मान कैसे हुआ ये इसका सिनोनिम, अरे रिग्रेट हुआ किसी को, पछतावा हुआ, इसका मतलब उसके अंदर गिल्टी फील है, मतलब कि हाँ वो एक्सक्यूज है अपने आप से, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिग्रेट बोलेंगे। बात समझे। एरोगेंस, एरोगेंस क्या होता है, प्राइड होता है, क्या होता है, प्राइड होता है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। चलिए 1 मिनट में आता हूं मैं अभी। तो हम लोग क्या देख रहे थे, एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब बता दिया ना मैंने कि पार्डन होता है, एक्सक्यूज होता है और रिग्रेट होता है। चलिए एरोगेंस, किसी को हिंदी में कोई दिक्कत, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको जो इंग्लिश होगी वो उतना ही इम्प्रूव होगी। तो इस वजह से हिंदी जानने की ज़्यादा कोशिश ना किया करें। ठीक है, हिंदी जानने की ज़्यादा कोशिश ना किया करें। चलिए एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब क्या होता है, एरोगेंस का मतलब होता है प्राइड। एरोगेंस का मतलब आप नामता लिख सकते हैं कि जिसको अपने अंदर घमंड हो उसे हम बोलते हैं प्राइड। क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं ना, आपके अंदर बहुत एरोगेंट है सर। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बोल देते हैं सर आपके अंदर बहुत एरोगेंट है, मतलब बहुत घमंडी हैं ये, तो इसलिए यूज किया जाता है एरोगेंस। कभी कभी इसका अर्थ हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, निगेटिव सेंस में होता है ना। और ये प्राइड, इंसोलेंस, इंसोलेंस आपको पढ़ाया गया है ना, इंसोलेंस पढ़ाया गया है ना। इंसोलेंस का मतलब होता है जो बेशर्मी से आपके सामने आए, मैंने पढ़ाया हुआ है किसमें, जो मच्छर था वो इंसोलेंटली एजी गार्डनर साहब को परेशान कर रहा था, है ना। तो उसको याद रखना है आपको। इंसोलेंस ये एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। जहाँ पर आपको ENC आपको दिख जाए या ANC दिख जाए तो आप जान लीजिए वो क्या है, वो एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। बात समझे। और एक ऐसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए ये बातें आपको पता नहीं समझ पा रहे होंगे कि नहीं समझ पा रहे होंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ANC का मतलब आप जहाँ भी देखें लास्ट में किसी वर्ड के सामने तो आप जान जाएं कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी नाउन है। और कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। एलो, एलो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को आज्ञा देना, जैसे एग्री हो जाना किसी से, है ना। परमिट दे दिया आपने किसी को, परमिट मतलब जानते हैं बहुत अच्छे से। एलो, एलो मतलब परमिट देना यानी किसी को आज्ञा देना। ठीक है, एडमिट, एडमिट कर लिया आपने उसको ना, आज्ञा दे दिया। एडमिट का मतलब भी आज्ञा देना ही होता है एक प्रकार से। एग्री हो गए, ये भी एक सिनोनिम हुआ इसका। एक्नॉलेज, ये भी इसका सिनोनिम हुआ। बात समझे। हम लोग देखिए एक एक वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक वर्ड से कितना ज़्यादा सिनोनिम देख रहे हैं, 1 2 3 4। तो एक में 3 देखा, फिर 3 के बाद 3 देखा, और 3 और देखा, 3 और देखा। इस प्रकार देख तो रहे हैं 7 वर्ड, लेकिन याद कितने हो रहे हैं, 21 वर्ड। इसका मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब आप बहुत ही बेहद मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए असेंट, इसको कैसे याद करेंगे, असेंट, असेंट मतलब आप जानते होंगे, कभी बचपन में पढ़ा होगा, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम में धीरे 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 बढ़ा दिया जाए, धीरे 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 बढ़ा दिया जाए। भाई तेज तो नहीं पढ़ा रहा मैं, अरे मैं ये बोल रहा हूँ एडप्ट मतलब होता है एक्सपर्ट, और इसका सिनोनिम होता है एप्ट, स्किलफुल जिसका मतलब होता है निपुण होना। एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब होता है पार्डन यानी क्षमा करना, है ना। एक्सक्यूज, रिग्रेट, रिग्रेट का जो मेन इसका मीनिंग होता है वो पछतावा होता है, लेकिन एपोलॉजी में इसका सिनोनिम आ सकता है। ठीक है। एरोगेंस, एरोगेंस मैंने बताया कि जो अपने आप पर घमंड करता हो उसे हम बोलते हैं एरोगेंस, यानी प्राइड होना, इंसोलेंस होना। इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस भी मैंने समझाया हुआ है वहाँ पर एजी गार्डनर वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। ठीक है। एलो, एलो मतलब आज्ञा देना यानी परमिट या एडमिट या एग्री या एक्नॉलेज। ठीक है। असेंट, असेंट का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ना। आपने देखा होगा इंक्रीज, इंक्रीज यानी अपनी वॉइस इंक्रीज करें। इंक्रीज मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है। राइज, राइज करते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट यानी उगता है ना। तो उगना मतलब वो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइजेज बोलेंगे। ठीक है। फिर राइज, तो यहाँ पे ये दोनों ही सिनोनिम सही है। एबंडन बहुत ही प्यारा वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ना, तो इसको याद रखिएगा। एबंडन मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। क्या कर देना, त्याग देना, गिव अप कर देना। एब्डिकेट, ए बी जहाँ आपको मिल जाए उसका मतलब ही होता है दूर जाना। ये रूट वर्ड है, आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि रूट वर्ड क्या होता है, आपको नहीं पता होगा रूट वर्ड क्या होता है। कभी कभी हम लोग सिर्फ कुछ वर्ड देखते हैं, उनके रूट वर्ड देखते ही पता चल जाता है कि ये क्या है।
इसमें रूट वर्ड क्या है, ए बी है। ए बी का मतलब ही क्या होता है, दूर जाना। जैसे एक चीज़ और एब्ज्योर हो गया, ठीक है, एब्डिकेट हो गया। देखिए अबॉन्डन, किसी चीज़ को आप छोड़ दे रहे हैं मतलब उससे दूर जा रहे हैं। किसी चीज़ को छोड़ देना मतलब क्या होता है, उससे आप दूर जा रहे हैं। मैं इसको छोड़ दूँ इसका मतलब मैं दूर जा रहा हूँ, है। तो सिंपल सी बात है। ए बी का मतलब होता है ए बी, सिर्फ ओनली ए बी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ किसी भी वर्ड के पहले अगर आपको ए बी दिख जाए तो उसका मतलब ही क्या होता है, दूर जाना। अबंडन मतलब छोड़ना, और छोड़ने का मतलब क्या है, जब छोड़ेंगे तभी जब आप उससे दूर जाएंगे। भाई आप किसी से प्यार करते हैं मान लीजिए, तो आप उसके पास रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो क्या होंगे, आप उसको ए बी करेंगे यानी दूर जाएंगे। तो उसी से आपको याद रखना है अबंडन। अबंडन मतलब होता है गिव अप करना। एब्डिकेट्स, ए बी लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, देखो एब्डिकेट यानी इसका भी मतलब वही होता है। एब्ज्योर, इसका भी मतलब वही होता है। एब्स्टेन, एब्स्टेन मतलब होता है पृथक करना। क्या होता है, पृथक करना, अलग अलग करना। पृथक करना यानी अलग अलग करना, अलग अलग करना, बस नहीं, पृथक करना, अलग अलग करना। रेफरेंस, इसका सिनोनिम बहुत ही तगड़ा सिनोनिम है, प्यारा सिनोनिम है रेफरेंस। और सेटर, सेटर का मतलब होता है जैसे बिखार देना ना, किसी चीज को मतलब बिखार देना या बिखरा देना, उसे हम बोलते हैं सेटर। सेटर मतलब क्या हुआ, सेटर का मतलब हुआ कि अलग अलग कर देना, बात समझ में आई। तो चलिए हम लोगों ने इतना देखा। चलिए हम लोगों ने 7 डिस्कस किया था, उसी के आगे डिस्कस करते हैं। तो रोज हम लोग 15 डिस्कस करेंगे, जिससे थोड़ा आसानी होगी। तो असेंट, असेंट का मतलब क्या होता है सर, असेंट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। ए से असेंट, ए से एक्सेप्ट, यानी किसी चीज़ को स्वीकारना, जो चीज़ को स्वीकार करना वो आपका क्या हो जाता है, असेंट हो जाता है, ठीक है। स्वीकारना क्या हो जाता है, आप स्वीकार करना लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है आपका एक्सेप्ट होना। एडमिट अभी आपने देखा, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है जैसे किसी, कन्फेस का मतलब होता है किसी को मना लेना। क्या होता है, किसी को मना लेना। जैसे आप किसी, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, वो बहुत गुस्सा है आपसे, तो उसको क्या करते हैं आप, उसको क्या करते हैं, कन्फेस करते हैं ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, कन्फेस। कन्फेस मतलब होता है मनाना, ठीक है। एडमिट, हेलो, ठीक। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, अम्यूज, अम्यूज का मतलब ही क्या होता है, इंटरटेनमेंट होना, है ना। अम्यूजमेंट, इंटरटेनमेंट। आप किसी भी वर्ड के अंत में अगर MENT लगता है, MENT लगता है तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, ठीक है। एस्टोनाइज्ड, ये एक वर्ब है, आखिरी में ED लगी हुई है। जबकि किसी भी वर्ड में अगर ED लगा हो तो समझ लीजिए वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म है एस्टोनाइज्ड। एस्टोनाइज्ड का मतलब होता है सरप्राइज, सरप्राइज, ठीक है, आप आश्चर्यचकित होना। एबॉलिश, एबॉलिश बहुत ही अच्छा वर्ड है। एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, ठीक है। तो एबॉलिश, टू फिनिश, रिपीट। इसका सिनोनिम हो जाएगा एड। एड का मतलब होता है सहायता, है ना, यानी हेल्प। तो एड आप देखते होंगे, कभी PUBG खेला होगा तो उसमें देते हैं फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट PUBG में देते नहीं है। या फिर कभी आप जैसे जाते होंगे हॉस्पिटल में तो कहते हैं, कोई जब चोट खा जाता है तो कहते हैं इसको चाहिए पहले फर्स्ट एड किट दीजिए, यानी कि एड मतलब होता है सहायता देना, ठीक है, हेल्प होना। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे, इसे सिनोनिम को, असिस्ट को, तो असिस्ट को ऐसे याद रखेंगे कि असिस्टेंट होते हैं किसी भी मैनेजर के या बड़े पार्टी के, क्या होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करने वाले, और असिस्टेंट मतलब हेल्प करने वाले, बात समझ आई, असिस्टेंट वर्कर, ठीक है। एब्डिकेट, अभी देखो आपने पढ़ा एब्डिकेट, जिसका मतलब होता है दूर जाना, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अबॉन्डन हो जाएगा। एब्सर्ड, देखिए AB का मतलब ये होता है कुछ उटपटांग, है ना। तो एब्सर्ड का मतलब होता है जो रीजनेबल ना हो, यानी रीजनेबल ना हो, यानी जिसका कोई अर्थ ना हो, बेनगा हो, बेतुका होना। इसका अगर हिंदी मीनिंग लिखेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बेतुका होना, बेतुका, बेढंगा, बेढंगा, है ना, बेढंगा होना। चलिए, और इसका क्या हो सकता है, बेतुका होना, बेढंगा होना, और जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। अर्थ मतलब कि कोई स्वाभाविक से अर्थ ना निकलता हो, ना। अनरीजनेबल कहा जाता है इसको, इनसेंसिबल कहा जाता है। जो चीज़ सेंसिबल नहीं होगी वो क्या होगी, इनसेंसिबल होगी। किसी भी वर्ड के अगर आप प्रीफिक्स करते हैं IN या IM, अगर ये दो चीज़ क्या करते हैं, प्रीफिक्स करते हैं किसी भी वर्ड में, तो ये निगेटिव सेंस देते हैं। क्या देते हैं, निगेटिव सेंस देते हैं, बात में। जैसे प्योर,
प्योर क्या होता है? प्योर का मतलब होता है शुद्ध। अगर यही लिख दिया जाए इम्प्योर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अशुद्ध। आपसे कहा जाए पावर, शक्ति, इम्पावर, में यानी किसी भी वर्ड के अगर किसी भी वर्ड में, रूट वर्ड में अगर हम आई एम और आई एन क्या करते हैं? प्रीफिक्स करते हैं। प्रीफिक्स करने से वो वर्ड क्या हो जाता है? निगेटिव यानी एंटोनिम बन जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अच्छा, मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि हमारे पास एक बोर्ड का पेपर है, आप देख रहे हैं, ये बोर्ड का पेपर है 2020 का है। इसमें कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा कि जो है आपने अभी तक जो 2 चैप्टर पढ़े प्रोज में, लिटरेचर में, सेक्शन ए में, तो उससे कैसा क्वेश्चन आया जो मैंने पढ़ाया, देखिए उससे हूबहू वही क्वेश्चन आया कि हु वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर व्हेन डिड ही बिकेम कॉन्शियस ऑफ इट। हु वाज एजी गार्डनर फेलो ट्रेवलर व्हेन डिड ही बिकेम कॉन्शियस ऑफ इट। एजी गार्डनर का जो फेलो ट्रेवलर था कौन था और कब उन्हें पता चला उनके फेलो ट्रेवलर के बारे में। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन कराया बहुत अच्छे से, और ये देखिए 4 नंबर का पूछा गया है। ये देख रहे हैं आप, 4 नंबर का पूछा गया। इसीलिए कहता हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। ये बात 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ कि जब भी आप मेरे साथ पढ़ें तो मन लगाकर पढ़ें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो एकदम रामबाण समझिए इसको, ब्रह्मास्त्र, है ना। अगर ब्रह्मास्त्र से ऊपर भी कोई अस्त्र है तो उसको भी समझ सकते हैं, है ना। चलिए, अगर मैं कहूँ कि जो है जैसे कि मैं अभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखाया है, इस वजह से इसके क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। तो ये मैं बता रहा था कि देखिए मात्र अभी आपने 2 चैप्टर पढ़ा है, मात्र अभी 2 चैप्टर पढ़ा, उसमें से आपको एक तुरंत क्वेश्चन फंसा हुआ मिल गया यहाँ पर। हु वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर व्हेन डिड ही बिकम कॉन्शियस ऑफ इट, है ना। तो तुरंत। और देखिए एक क्वेश्चन और मिल गया, व्हाट वाज द अल्टीमेट इंप्रेशन ऑफ डगलस अबाउट इंडिया एंड द पीपल ही सॉ इन द विलेज एज वेल एज इन हाई ऑफिस। ये भी एक क्वेश्चन मिल गया आपको। यानी देखिए 2 क्वेश्चन तो मैंने फंसा दिए लगातार सिर्फ 2 चैप्टर के अंतर्गत। तो ये है मेरी क्षमता। तो इस वजह से थोड़ा सा ढंग से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, ये 2020 का पेपर है, देख लीजिए 2020 का पेपर है और 316 YB इसका कोड है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना फ़ायदेमंद है, असली में ही। तो इसलिए मन लगाकर पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, एक काम करिए, घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए, ठीक है। दूसरी बात, देखिए यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, पहली बात तो क्यों नहीं करते हो यार, करना चाहिए ना, है। जला ना करो भाई, जो लोग जलते वही नहीं करते। क्यों नहीं करते? सोचते कहीं आगे ना बढ़ जाए। तो बेटा तुम्हारे ना करने से ना कोई रोक नहीं पाएगा कि मैं आगे ना बढ़ूँ। जब भगवान की इच्छा होगी तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। हालांकि मेरा कर्म है आप लोगों को पढ़ाना, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। बाकी आप क्या करें ये आपका कर्तव्य, ये आपकी ड्यूटी है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मतलब अगर पढ़ते कि नहीं पढ़ते। जो जैसा करता है वो उसके साथ वैसा ही होता है, ठीक है। अगर आप किसी के सक्सेस से जलते हैं तो आप उस समय सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक दुर्भावना है। किसी के लिए दुर्भावना होना ये भी एक बुरा कर्म है, और बुरा कर्म करने वाले को हमेशा बुरा मिलता है। अभी मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस हेल्थ एंड पावर। तो उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है काफ़ी नॉलेज हो जाए कि दुनिया में क्या चीज़ अच्छी होती है और क्या बुरी होती है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसको लिखा हुआ है जेम्स एलियन साहब ने, बहुत ही अच्छी सोच है उन्होंने, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ। खैर ज़्यादा बातें आज नहीं करेंगे, हम लोगों ने जो सीखा उसको यहीं ख़त्म करते हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा और चलते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।